चौधरी भजनलाल जी की जो धर्मपत्नी है, ये जितने जो नेता है ना, जिन हम पांचों परिवारों का जिक्र कर रहे हैं, इनमें इकलौते चौधरी भजनलाल जी हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी जो है विधायक बनाया और जसमा देवी जी को आदमपुर से उन्होंने चुनाव जिताया और वो विधायक बनी। इसी तरह से फिर कुलदीप बिश्नोई की जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई, वो भी 2 हलकों से विधायक बनी। हांसी से वो विधायक बनी, वो आदमपुर से विधायक बनी। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई के जो बड़े बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो भी आदमपुर से विधायक बने। हिसार पार्लियामेंट से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। इस बार वो जो उनका गढ़ था वो ढह गया और भव्य बिश्नोई ये चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का जो परिवार है उसमें अगर देखें तो एक वो समय था कि बाप बेटा दोनों अलग अलग हुए, भाई भाई दोनों अलग अलग हुए। चंद्रमोहन बिश्नोई और भजनलाल जी अलग हुए, चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अलग हुए। तो इस परिवार में भी एकजुटता दिखाई नहीं देती। इनके अलावा चौधरी भजनलाल जी के जो भतीजे हैं दूडाराम ने भी फतेहाबाद से चुनाव लड़े। दूडाराम उससे पहले इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो हिसार जिला परिषद के भी वाइस चेयरमैन रहे हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। तब फतेहाबाद और हिसार इकट्ठा था। तो दूडाराम मुख्य संसदीय सचिव रहे और दूडाराम भी भजनलाल जी को छोड़ करके चले गए थे 2005 में। उसके बाद हुड्डा साहब ने उनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया। इस बार अब दूडाराम बीजेपी में है और वो बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव हार चुके हैं। अब पूरी जो है उसमें चौधरी भजनलाल के परिवार से चंद्रमोहन ही जीते इस चुनाव में। इसके बाद अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल के परिवार की, जिनका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है। चौधरी साहब राम जो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई हैं, वो एमएलसी रहे। उसके बाद चौधरी देवीलाल बने। चौधरी देवीलाल विधायक बने, 1952 में बन गए थे। उसके बाद वो विधायक बनने के साथ साथ सांसद बने। 3 जगहों से उनका एक रिकॉर्ड और भी है। हरियाणा के तो वो इकलौते और देश में भी हो सकता है इकलौते हों जिन्होंने एक साथ 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। बिल्कुल। जिसमें राजस्थान के सीकर से उन्होंने बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ा, रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा। वो पंजाब में हार गए लेकिन 2 जगह जीते और उसके बाद 2 बार लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वो उप प्रधानमंत्री देश के रहे। ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड। तो प्रद्युमन भाई इस मामले में एक किस्सा सुना जाता है कि उन्होंने चौधरी बलराम जाखड़ को पहले ही चैलेंज कर दिया था कि इस बार मैं आपके समक्ष चुनाव लड़ने वाला हूं, आप जहां से चुनाव लड़ोगे मैं वहीं से लड़ूंगा। ये क्या किस्सा था? देखो उस समय जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, बहुत लोगों से मेरी भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उस समय देश की राजनीति में 3 बड़े नाम थे जो चौधरी देवीलाल और की तो अलग सिस्टम था, एंटी कांग्रेस, और जो कांग्रेस में 3 बड़े नेता उस समय थे। एक थे उस समय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी थे उस समय। एक थे उस समय बलराम जाखड़ लोकसभा के स्पीकर, बहुत बड़े नेता, और एक थे सरदार बूटा सिंह। ये 3 बड़े नेता उस समय देश की राजनीति में तीनों का अपना एक दबदबा था और कांग्रेस को ये 3 ही नेता उस समय ओवरऑल चला रहे थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने जब एंटी कांग्रेस सारा सिस्टम इकट्ठा हुआ 87 में, चूंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा, और उस समय जो पूरी मुंह चली उसमें लीड चौधरी देवीलाल कर रहे थे। और यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन लोग उनको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते वहां भी उनको लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे थे। मतलब वो के नाम से मतलब सुनने भी हो सकता है उनको समझ ही नहीं आ रही, वो सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हो क्योंकि वो 6 फुट से लंबे थे, बहुत लंबे चौड़े, जो है बड़े कद काठी उनकी बड़ी मजबूत थी। भाई ये देखने आ रहे हो भाई इस आदमी है कौन जिसने सारा सौदा वो जो है एक तरफ कर रखा है। वो चौधरी देवीलाल को देखने के लिए आ रहे थे क्योंकि वो नेचुरल बात है कि हिंदी तो उनको आती नहीं थी। बिल्कुल सही। मतलब इंग्लिश चौधरी देवीलाल जी को इतनी नहीं आती थी और हिंदी उन लोगों को नहीं आती थी। बिल्कुल। तो भाषण तो वो क्या सुनेंगे? वो या तो उनका जो हाथ हिलाते थे या उनका जो शरीर था उसको देख रहा था, जो पर्सनैलिटी थी, वो जो तुर रहा था उसको देख लें भाई ये देवीलाल जी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है जैसे आपने बांध रखा है इससे भी काफी ऊंचा रखते थे, तो इस तरह से उनका एक अपनी एक फेस वैल्यू थी। बिल्कुल सही। और उस समय ये उन्होंने एक फैसला लिया और सबके साथ जो साझा फैसला लिया कि भाई जो राजीव गांधी है ना वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस में। बिल्कुल। उनकी टक्कर में तो वीपी सिंह को लड़ा जाए। बिल्कुल। वीपी सिंह जो है एंटी कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय। बिल्कुल। और बलराम जाखड़ जहां से भी लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा। बिल्कुल। क्योंकि दोनों जाट समाज से थे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक फैसला ये लिया कि बूटा सिंह जहां से लड़ेगा वहां से कृपाराम पुनिया आया करते हैं उनकी सरकार में उद्योग मंत्री 1987 में, जिनका भी कुछ ही समय पहले निधन हुआ। हाँ जी, अभी तो कृपाराम पुनिया आईएएस भी रहे। भाई जहां से बूटा सिंह लड़ेंगे वहां से मैं कृपाराम पुनिया को लड़ाऊंगा। बिल्कुल। दोनों एससी समाज से थे। तो ये फैसला उन्होंने ले लिया।
उसके बाद ना तो राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह ने लड़ा जी, ना बूटा सिंह के सामने कृपाराम पुनिया ने लड़ा जी, लेकिन देवीलाल जी अपनी धुन के पक्के थे। बात के उन्होंने पक्के जो थे। कह दिया भाई हार जीत वो अलग बात है। जी, और मैं एक बात बड़ी दावे के साथ यहाँ कहता हूँ कि अगर वीपी सिंह भी राजीव गांधी के सामने लड़ लेते जी, और कृपाराम पुनिया बूटा सिंह के सामने लड़ लेते जी, तो देश की तस्वीर और ज्यादा बदल जाती। और तो देवीलाल ही उनको जितवा के भी लाते। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद तो देश में एक तरफ से जो आंधी आई थी ना वो आंधी जी। की वजह से सुनामी सुनामी आ जाती है। और वो बलराम जाखड़ की टक्कर में उन्होंने सीकर में बताया उनका क्या लेना देना जी, राजस्थान में, बिल्कुल सही और बात। वहां से वो चुनाव जीते। जी, हराया बलराम जाखड़ को चैलेंज करके हराया। और चौधरी देवीलाल का जैसे हम अभी जो जिक्र कर रहे हैं इसको कहते हैं राजनीति। उनकी एक सबसे खास बात क्या थी कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे। बिल्कुल। और उन्होंने जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कभी उनको कह दिया कि देवीलाल कितना बड़ा नेता है, उन्होंने जाकर के तो शाम से फार्म भर दिया। बिल्कुल। और उसी समय निर्दलीय आदमपुर से भर दिया दोनों जगह ये निश्चित है दोनों जगह से हारना है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां बंसीलाल का गढ़, यहाँ भजनलाल का, देवीलाल का तो यहाँ कुछ था ही। बिल्कुल। और उस समय तो ये चीज थी। अब तो चलो ये सारे बंधन टूट गए हैं। तब तो जो ये बागड़ी बेल्ट के लोग थे ना इनको देशवाड़ी नहीं अपना मानते थे, ठीक है, बांगर वालों को खादर वाले, मतलब ये एक अलग अलग सिस्टम था, एक बेल्टों के हिसाब से राजनीति उस वक्त मतलब हावी थी। अब तो कोई कहीं से भर देता फार्म। बिल्कुल। फिर जो है चौधरी देवीलाल ने वो दोनों चुनाव लड़े, बलराम जाखड़ को भी उन्होंने लोकसभा में हराया। देवीलाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े जिनका भी बहुत कम लोगों को पता होगा। उन्होंने जैसे भट्टू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ा, भट्टू से वो जीते भी। उन्होंने गिराई से एमएलए का चुनाव लड़ा, जहां वो प्रधानमंत्री रहते हुए हार गए थे। उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। सीकर का जैसे हमने बताया, दड़बा जो विधानसभा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का भी अपना एक बहुत बड़ा कद था। बिल्कुल। फिर देवीलाल जी के 4 बेटे, पहले 2 भाई दोनों राजनीति में, दोनों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद देवीलाल के 4 बेटे, 4 बेटों में बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला, वो उन्होंने जो है नरवाना से चुनाव लड़ा, उचाना से लड़ा, रोड़ी से लड़ा, दड़बा से लड़ा, अलग अलग हलकों से उन्होंने बार बार चुनाव लड़े। और लड़ने के बाद जो है वो जीते। जीतने के बाद वो बीच में जो है वो एमपी भी रहे कुछ समय के लिए। वो लोकसभा का उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, तब वो हार भी गए थे तो वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में। बिल्कुल। 1984 में। उसके बाद अगर बात करें, वो प्रदेश के कई बार हिसार लोकसभा से आ रहे थे 1984 में, तो वीरेंद्र सिंह ने उनको हराया था। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो वो प्रदेश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी, 5 बार वो, 5 बार। और वो रिकॉर्ड अभी टूटने वाला भी नहीं है, कई साल तो टूटे नहीं। बिल्कुल। साल उसके बाद के आगे देखी जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ये रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं 2 नंबर के, प्रताप चौटाला, उनको रोड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और चौधरी देवीलाल के परिवार में जो 4 बेटे हैं, इस बात का भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा, उनमें बड़े बेटे तो ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन पहला चुनाव प्रताप सिंह चौटाला को लड़ा गया था, जो 2 नंबर के बेटे थे, और वो विधायक बने। उसके बाद उनकी अपने पिता से अनबन हो गई। जैसा हमने इस वीडियो में पहले हम जिक्र कर रहे थे कि बाप बेटे अलग अलग, तो वो चौधरी बंसीलाल के परिवार में अलग अलग हुए, चौधरी भजनलाल के परिवार में अलग अलग हुए, और यहाँ चौधरी देवीलाल के परिवार में। प्रताप चौटाला ने तो सीधा झंडा उठा लिया जैसे इन्होंने उठा रखा था, और वो अपने पिता की मुखालफत करते रहे। उसके बाद जो इनके तीसरे नंबर के बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो 1987 में रोड़ी से विधायक बने। वो चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उसके बाद उन्होंने हिसार पार्लियामेंट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो हार गए। फिर उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन लड़ा, उन्होंने रानिया से लड़ा, उन्होंने रोड़ी से लड़े, कई चुनाव लड़े, लगातार हारते रहे। उसके बाद 2019 में उनको 32 साल बाद सूत आई, और वो 2019 में रानिया से चुनाव जीते। और उसके बाद पहले मनोहर लाल जी की सरकार में मंत्री बने, फिर जो है नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने। रणजीत सिंह के नाम एक रिकॉर्ड और है जो बहुत कम लोग सोच रहे, ध्यान दे रहे होंगे। वो 2 बार जिंदगी में विधायक बने हैं, और दोनों बार जब विधायक बने तो 1 से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री बने उनके कार्यकाल। उस समय चौधरी देवीलाल बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, अब जो है मनोहर लाल खट्टर जी बने, नायब सिंह सैनी बने। रणजीत चौटाला बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में योजना आयोग के भी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए। और एक रिकॉर्ड ये भी प्रद्युम्न भाई, वो जब भी विधायक बने तो वो मंत्री जरूर बने। हाँ,
वो 2 ही बार बने हाँ। विधायक और दोनों बार मंत्री बने, दोनों बार और मंत्री भी कैबिनेट के फुल फ्लैश में उनको मिले। जी बिल्कुल। रणजीत सिंह का भी जैसे प्रताप सिंह का था ना, प्रताप सिंह के तो शुरू में अपने पिता से जो है वो होगी थी, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह भी अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ राजनीति उन्होंने फिर उसके बाद जो है की काफी अलग रहा। चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे और रणजीत सिंह कांग्रेस में चले गए। जी जी जी। उसके बाद रणजीत चौटाला एक समय बीजेपी में भी चले गए। हाँ बिल्कुल। और वो मैं उनकी एक बड़ी भूल समझूंगा आज के लिहाज से। अगर वो उस समय बीजेपी में ही रहते तो आज पता नहीं वो कहाँ होते राजनीतिक रूप से। उस समय उनको किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। फिर वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से निर्दलीय, निर्दलीय से फिर बीजेपी, अब वो फिर निर्दलीय है। जी। चौथे जो बेटे हैं जगदीश चंद्र, उनका जो है बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था, तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा राजनीतिक रूप से। फिर हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला। अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला दोनों राजनीति में। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में नौहर से की। उसके बाद वो दातारामगढ़ से विधायक बने, दोनों बार राजस्थान से। 1998 में पहली बार उन्होंने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की। भिवानी से उन्होंने चौधरी बंसीलाल के बेटे के सामने चुनाव लड़ा, वो हार गए। 1999 में 1 साल के बाद वो जीते भिवानी से, फिर 2004 में वो भिवानी से फिर हारे। उसके बाद उन्होंने हिसार लोकसभा से एक उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव उन्होंने लड़ा चौधरी भजनलाल जी के देहांत के बाद, जिस चुनाव में वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, और वो डबवाड़ी से एमएलए बने। वो फिर जेबीटी घोटाला जो एक प्रकरण था, उसमें फिर वो जेल चले गए। उसके बाद उनकी राजनीति पर दी एंड लग गया, चुनावी राजनीति पर। अब अगला चुनाव वो लड़ेंगे, कोर्ट के जो परमिशन होंगे उसके बाद। अभी वो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जननायक जनता पार्टी है। बिल्कुल। जो बाप बेटे का अलगाव था वो यहाँ भी हुआ अगली पीढ़ी में। यहाँ अजय सिंह चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला से अलग हो गए, उनकी अलग पार्टी बनी। अभय सिंह चौटाला ने, जो उनके दूसरे बेटे हैं, वो अक्सर एक जो स्टेपनी बोलते हैं ना गाड़ी की, उन्होंने स्टेपनी की तरह काम किया। स्टेपनी की तरह कैसे? जैसे मेन चुनाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लड़ते, वो 2 हलकों से लड़ते, एक रोड़ी से लड़ते, एक नरवाना से लड़ते। तो 2 हलकों से लड़ते, उसके बाद दोनों से जीत गए। दोनों से जीत के नेचुरल बात से एक से रिजाइन देना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते कि नरवाना से रिजाइन दे दिया और रोड़ी खाली करके रोड़ी से अभय चौटाला को चुनाव लड़ा। इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति का, अगर पहले चुनाव की बात करें ना विधानसभा की, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव राजस्थान से ही लड़ा था। इसका बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने राजस्थान में संगरिया विधानसभा क्षेत्र है, जो चौटाला के साथ ही लगती है आगे, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, वो तीसरे नंबर पर रहे। इसलिए उनका जिक्र नहीं, क्योंकि जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार जाते हैं फिर जिक्र बंद हो जाता है। अभय सिंह चौटाला ने राजनीति बिल्कुल जीरो से शुरू की। वो सबसे पहले गांव में पंच बने, मेंबर। बहुत अचरज की बात है। अचरज की बात है कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर का उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के सदस्य रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे। ठीक है, जिला परिषद के फिर वो चेयरमैन भी रहे। उसके बाद उन्होंने एमएलए का बाई इलेक्शन लड़ा, एमएलए बने। अब वो पीछे एलनाबाद से लड़ रहे हैं। एलनाबाद में जो है उपचुनाव भी उन्होंने लड़े। एलनाबाद से इस बार वो हार गए, वरना वो अनबीटन चल रहे थे, लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार लोकसभा के चुनाव भी लड़े। दोनों बार उन्होंने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से लड़ा। एक बार 2004 में लड़ा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, वो तब भी हार गए। और अब 20 साल बाद 2024 में लड़ा, तब भी वो हार गए। अभी वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, तो कुछ समय बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। और प्रद्युम्न भाई, ये भी देखिए 2004 में किसने हराया और 2000 दोनों बार नवीन जिंदल ने हराया। दोनों बार बस फर्क इतना है कि उस समय नवीन जिंदल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब वो बीजेपी के प्रत्याशी, लेकिन जिसने उनको हराया उसी की सरकार बनी। 2004 में कांग्रेस की बनी, 2024 में बीजेपी की बनी। तो ये था अभय सिंह चौटाला का। उसके बाद अगर हम बात करें रणजीत चौटाला का, या हम ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अभी इसी को पूरा कर लेते हैं पहले। तो अजय सिंह चौटाला के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने अपना पहला चुनाव लड़ा अपने पिता के जेल में जाने के बाद, पिता और दादा के। हिसार लोकसभा से वो एमपी बने। एमपी होते हुए उन्होंने कुछ समय बाद उचाना से एमएलए का चुनाव भी लड़ा, जिसका बहुत कम लोगों को याद होगा। हाँ, बिल्कुल। और वो प्रेमलता के मुकाबले चुनाव हार गए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि सिटिंग एमपी होते हुए उन्होंने एमएलए का लड़ा उचाना से। और उस उचाना से लड़ा जहां वो एमपी के चुनाव में तो जीते थे, एमएलए में वो हार गए।
उसके बाद उन्होंने फिर जो है अगला जो चुनाव था वो हिसार पार्लियामेंट से फिर लड़ा, फिर वो हार गए। फिर उन्होंने एमएलए का उचाड़ा से लड़ा, वो जीत गए। उन्होंने 50,000 के आसपास वोटों से प्रेमलता को हराया, बहुत लंबे चौड़े मार्जिन जी। उसके बाद अगला चुनाव लोकसभा का उन्होंने नहीं लड़ा, वो उचाड़ा से जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बने, 4.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। और बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा। और एक विचित्र रिकॉर्ड ये भी उप मुख्यमंत्री का, आज तक हरियाणा के इतिहास में जो भी उप मुख्यमंत्री बने, ये भी मैं बड़ी एक रोचक बात दर्शकों को बता रहा हूँ, उन्होंने कभी कार्यकाल पूरा नहीं 5 साल के लिए कोई नहीं बना जी। ये सबसे लंबे समय यही रहे हैं 4.5 साल जी। और विवादों में भी रहे हैं। विवादों में तो नेचुरल बात है। उप मुख्यमंत्री जो है एक एडजस्टमेंट का पद है। वो जो कोई नाराज चलता हो ना, या जिसके भरोसे पर सरकार चल रही हो, तो उसको बनाना पड़ता है, लेकिन लॉलीपॉप टाइप में। और ये इकलौते ऐसे हैं जो लंबे चौड़े विवादों में नहीं रहे जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा तो इन्होंने फिर उचाड़ा से लड़ा, और उचाड़ा से इनको 8,000 के आसपास वोट आए, बड़ी बुरी हार हुई। ये वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। इनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने अपने जीवन का पहला चुनाव जींद बाई इलेक्शन लड़ा जी। जब उनकी पार्टी को बने हुए 1 ही महीना हुआ था जी। 2018 की 9 दिसंबर को पार्टी बनी थी और जनवरी में चुनाव की वोटिंग हो चुकी थी जी। वो जींद बाई इलेक्शन हारे, लेकिन उसमें उन्होंने गजब काम ये किया कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सुरजेवाला, उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया और उनकी बाल बाल जो है जमानत पूरी तरह से हरा जी। फिर उन्होंने लड़ा सोनीपत पार्लियामेंट से, वो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए, बुरी तरह से हारे। इसके बाद जो है दिग्विजय चौटाला ने लड़ा डबवाड़ी से एमएलए का, वो एमएलए का भी हार गया, हैट्रिक बन गई उनकी। बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला की जो धर्मपत्नी है नैना चौटाला, वो भी 2 अलग अलग हलकों से विधायक रही। अपने पति के जेल में जाने के बाद उन्होंने 2014 में डबवाड़ी से चुनाव लड़ा, वो जीती। 2019 में उन्होंने जो है बारडा से चुनाव लड़ा, चौटाला से तो कई 100 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल, और वहां से वो जीती। उसके बाद 2024 आते आते उन्होंने विधानसभा की बजाय लोकसभा में मन कर गया उनका जाने का, लेकिन यहाँ लोगों ने जो है उनके साथ बड़ी माड़ी करी और वो बुरी तरह से चुनाव हिसार लोकसभा से हार गए। ये है टोटली अजय सिंह चौटाला के परिवार का। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के भी 2 बेटे हैं। अर्जुन जो चौटाला है, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से पिछली बार, तब वो चुनाव हार गए थे बुरी तरह से। इसके बाद इस बार उन्होंने लड़ा रानिया से अपने दादा रणजीत चौटाला की टक्कर में, और इस बार वो जीत गए। पहली बार उनकी लॉटरी खुल गई। दूसरे जो उनके बड़े बेटे हैं करण चौटाला, उन्होंने अभी तक विधानसभा लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं जिला परिषद के। पिछली बार वो जिला पार्षद बने, उसके बाद वाइस चेयरमैन बने, वहां महिला रिजर्व सीट थी। इस बार जो है, और उन्होंने अपनी माँ को भी, अभय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी को भी चुनाव इसलिए लड़ा था कि महिला रिजर्व थी, लेकिन वो पत्नी को आदित्य देवीलाल ने हरा दिया जो अब उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। यही है राजनीति, कोई किसी का नहीं है, कोई कभी कहीं भी जा सकता है। फिर जो है करण चौटाला ने इस बार जो है जिला परिषद के वो चेयरमैन है। ये टोटली है अभय सिंह चौटाला के परिवार का। अभय सिंह चौटाला के जो साले हैं मटोरिया साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में और वो बीजेपी से राजस्थान में विधायक भी रहे हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे, अभिषेक मटोरिया। जबकि जो अजय सिंह चौटाला के साले का बेटा, वो हिसार में जिला परिषद का सदस्य रहा और वाइस चेयरमैन रहा। अजय सिंह चौटाला के जो साले हैं राजेश गोदारा, उन्होंने भी कई चुनाव लड़े आदमपुर से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। फिर हम बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला की। रणजीत सिंह चौटाला के जो बड़े बेटे थे संदीप कुमार, उनका एक एक्सीडेंट दुर्घटना में निधन हो गया था, और वो बड़े एक्टिव थे। उनका ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं। अच्छा। अब उनके जो दूसरे बेटे हैं गगनदीप चौटाला, वो जिला परिषद का चुनाव तो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पीए की जो है, जैसा उन्होंने कहा कि वो पीए ने कागज सही नहीं चेक किए, उनका वोट ही नहीं था। अच्छा। वहां जो ग्रामीण एरिया में वोट होना चाहिए था, तो वो नहीं लड़ पाए। अब जो है उनकी तीसरी पीढ़ी रणजीत चौटाला की, हालांकि गगनदीप चौटाला के दिमाग में है चुनाव लड़ना, और जो तीसरी पीढ़ी में जो सूर्य प्रकाश हैं, उनके पोते, वो अब राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, और अपने दादा के चुनाव में वो बड़े एक्टिव रहे, चाहे वो हिसार लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। और उनकी जो धर्मपत्नी है, वो भले ही राजनीतिक रूप से ओपन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लोगों के बीच में रहती है। फिर हम बात करते हैं प्रताप चौटाला की। प्रताप चौटाला के 2 बेटे हैं, जितेंद्र चौटाला और रवि चौटाला। जो जितेंद्र ने तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। रवि जो चौटाला है, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। अच्छा। एक उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए, एक उन्होंने डबवाड़ी से एमएलए का लड़ा, लेकिन वो भी हार गए।
जी। अभी जो रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो दौलतपुर गांव की बेटी है, कुलानाल की, जी। उन्होंने अभी पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, उसमें वो हार गई। हालांकि उन्होंने अपनी जेठानी से ज्यादा वोट लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने ससुर से नहीं हाँ, पा पाई। जी। अभी उन्होंने विधानसभा में फतेहाबाद से चुनाव लड़ा, जहां से वो हार गई। तो सुनैना चौटाला अभी महिला विंग की प्रदेश की महासचिव हैं इनेलो में। जी। इसके बाद हम बात करते हैं जगदीश चौटाला की। जी। जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, जिनमें आदित्य चौटाला राजनीति में सक्रिय हैं। जी। वो जिला परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी जो है भाभी कांता चौटाला, अभय चौटाला की धर्मपत्नी को हराया। जी। और अभी फिलहाल वो पिछला चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से बीजेपी की टिकट पर लड़ा, जिससे वो हार गए। जी। और फिर बीजेपी ने उससे पहले भी उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद जिला का प्रधान उनको बनाया। उसके बाद अभी वो इनेलो से डबवाड़ी से एमएलए हैं। जी। और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता हैं। जो जगदीश चौटाला के 2 बेटे और है, अभिषेक, वो एडवोकेट हैं, और जो अनिरुद्ध है, वो भी राजनीति में थोड़े बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ज्यादा स्तर पर सक्रिय नहीं है। इनके अलावा वो भी वकालती करते हैं शायद। हाँ, इनके अलावा जो चौधरी शाहबराम का परिवार बच गया था ना, उस शाहबराम के परिवार में जो शाहबराम के पोते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उनमें एक प्रदीप चौटाला है, जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़े। उन्होंने आदमपुर से भी चुनाव लड़ा, प्रदीप चौटाला ने, बहुजन समाज पार्टी में थे। और एक जो उनके हैं अमरदीप चौटाला, अमरदीप चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा। वो ब्याहे हुए हैं योगानंद शास्त्री हैं। अच्छा। जो दिल्ली में बहुत बड़े मंत्री रहे और विधानसभा के स्पीकर रहे, बड़े नेता हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है, वो भी राजनीति में सक्रिय है। वो दिल्ली से भी चुनावी सक्रिय हैं। अच्छा। और यहाँ डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा। लेकिन उनका सूत नहीं बैठा कौन सी जगह भी। इसके अलावा इन्हीं के परिवार में जैसे डॉक्टर केवी सिंह हैं, वो भी इनके जो शाहबराम के पिताजी और डॉक्टर केवी सिंह के जो है दादा परदादा, वो एक ही पीढ़ी आ जाती वहां। अच्छा। तो डॉक्टर केवी सिंह ने कई चुनाव लड़े, आधा दर्जन के आसपास, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनके बेटे विधायक बने पिछली बार डबवाड़ी से, लेकिन इस बार वो भी हार गए। ये कुल मिलाकर के चौधरी देवीलाल के परिवार का है, जिसमें भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पाए, पिता पुत्र अलग अलग रहे, और जो है आपस में पीढ़ियों से ये बिखराव उनका चलता आ रहा। जो चौधरी देवीलाल प्रताप चौटाला अलग, चौधरी देवीलाल रणजीत चौटाला अलग, उसके बाद रणजीत चौटाला और जो प्रताप चौटाला वो दोनों ओम प्रकाश चौटाला से अलग, उसके बाद अजय सिंह दुष्यंत दिग्विजय वो ओम प्रकाश चौटाला से अलग, अभय सिंह चौटाला से अलग। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में भी पूरा बिखराव दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के परिवार। राव बीरेंद्र सिंह खुद सांसद रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, वो विधायक रहे, वो कई बार जाटूसाना से लड़ते थे। और उस समय एक नारा चला था, बाजरा उस क्षेत्र में काफी होता था कि राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। बाजरे का भाव उन्होंने अच्छा खासा बढ़ाया था। और जो बुजुर्ग हैं उस क्षेत्र के, वो आज भी राव बीरेंद्र सिंह नहीं बोलते उनको, बल्कि उनको राव बलिंदर बोलते हैं। राव साहब के परिवार में राव साहब ने चुनाव लड़े। उनकी जो बहन थी, उनकी बहन ने भी वहां काफी जो है वो राजनीति में सक्रिय रही, वो जीती भी, उन्होंने भी चुनाव लड़े। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे, जिनमें बड़े बेटे 3 बेटे, राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह और राव यादवेंद्र सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे 2 अलग अलग एरिया से। पहले वो महेंद्रगढ़ से बने, उसके बाद वो लगातार जब से गुड़गांव बना है तो पिछली 4 योजनाओं से वो लगातार गुड़गांव से जीतते आ रहे हैं। 6 बार वो टोटल बने, वो आ रहे भी हैं। राव बीरेंद्र सिंह भी चुनाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे, अपने ही गढ़ में आ रहे थे वो। राव इंद्रजीत सिंह के नाम एक विचित्र रिकॉर्ड ये है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के और मोदी जी की सरकार में सब में राज्य मंत्री बन रहे हैं। हालांकि वो कैबिनेट नहीं बन पा रहे, लेकिन लगातार मंत्री बनते जा रहे हैं। और अहिरवाल में उनका जो है अपना अच्छा खासा वजूद है। राव इंद्रजीत की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के सपने शुरू से उनके रहे हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे, और लगता भी नहीं कि वो पूरे होने के कहीं नजदीक दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी उन्होंने केवल इसीलिए छोड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने जो है बीच में जब वो कांग्रेस में ही थे, उस समय अपना एक इंसाफ मंच बनाया था उन्होंने। जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस में होते हुए हरियाणा विकास मंच बनाया था, फिर उसको पार्टी में उन्होंने तब्दील कर लिया और फिर उनकी सरकार भी आई। लेकिन राव इंद्रजीत ने मंच तो बनाया, लेकिन वो बंसीलाल जैसा मादा नहीं दिखा पाए। वो मंच बनाया, आज भी चल रहा है उनका मंच, आज भी वो पदाधिकारी बना रखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, केवल फॉर्मेलिटी टाइप। तो राव बीरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो ये जरूर है कि वो एक क्षेत्र तक
सीमित हैं, पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए हैं और बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उम्र दराज भी बिल्कुल हो चुकी है, तो वो प्रदेश के नेता बन भी नहीं पाएंगे। जो बाकी लाल थे ना, इनका तो पूरे प्रदेश में अपना एक सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया था, लेकिन वो अपना सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए। राव बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उनको मनाया, फिर वो वापसी उन्होंने कांग्रेस में की। इसी तरह से इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद अब फिलहाल वो बीजेपी में है। इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, वो पिछली 3 योजनाओं से चुनाव लड़ने के प्रयास में थी। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर भी वो रही, शूटर हैं, बढ़िया खिलाड़ी। हाँ, बिल्कुल। और इंद्रजीत भी बड़े खिलाड़ियों में रहे हैं, और जो है शूटिंग के बिल्कुल बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो जी। और चूंकि शूटिंग एक महंगा खेल है, और जिसका जुगाड़ होता है वही खेलता है, तो यहाँ जो है राव साहब एक खानदानी बड़ा सिस्टम है पैसे का, तो इसलिए वो खेल रहे हैं, आम घरों के लोग तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल जी। तो आरती राव ने अटेली से चुनाव लड़ा, और बीजेपी की इतनी आंधी में अहिरवाल में उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल ने नाको चने चबाए। वो तो अगर टिकट ठीक ठाक पार्टी की होती, कोई बड़ी पार्टी की, तो हार गई थी आरती राव तो। बिल्कुल। लेकिन उस बीएसपी की टिकट पर उनको पसीना ला दिया उन्होंने, तो वो आरती राव अब प्रदेश में अटेली से जीत करके मंत्री हैं कैबिनेट में। बिल्कुल। राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं, आरती राव प्रदेश में है, दोनों पिता पुत्री राजनीतिक रूप से मंत्री हैं सरकारों में। उसके बाद बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के दूसरे बेटे राव अजीत सिंह की। अजीत सिंह बड़े राजसी ठाठ बाट के आदमी हैं। अच्छा। और अपने भाई से भी उनकी नहीं बन पाई, अपने पिता के भी वो जो है बहुत ज्यादा नजदीकियों में नहीं रहे। जिक्र भी कम होता है इनका, जिक्र इसलिए कम होता है ना, जैसे मैंने अभी सिंह चौटाला के संदर्भ में एक बात कही कि जो जीते वही सिंह, वो कभी जिंदगी में जीते नहीं। अच्छा। चुनाव लड़ते रहे हारते रहे, या बुजुर्ग हो गए। अच्छा। ठीक है, इंद्रजीत जीतते रहे, जो जीतेगा उसका नाम हो जाता है। बिल्कुल। जो नहीं जीतता वो बेचारा रुड़ जाता है। और वो हारता और जीतता भी सिर्फ वही है ना कि राजनीतिक वारिस कौन। हाँ, वहां वारिस, यहाँ जैसे वारिस बना हुआ है, मान लो कुलदीप बिश्नोई, यहाँ वारिस बना हुआ सुरेंद्र सिंह, वहां वारिस बना हुआ था ओम प्रकाश चौटाला, वहां वारिस राव इंद्रजीत। बाकी जो इनके और भाई उनकी देखो आप क्या हालात। बिल्कुल सही बात है, बड़े किसी के रहमो करम पर जीतते हैं बाकी तो। जी। तो जो राव अजीत सिंह है, उन्होंने कई चुनाव लड़े, अटेली से भी लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए, कभी नहीं जीत पाए। उसके बाद उनके बेटे अर्जुन राव अर्जुन सिंह, जिनका देहांत हो गया, उन्होंने भी अटेली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। अब जो राव अजीत सिंह के दूसरे बेटे हैं, वो अभी राजनीति में थोड़े थोड़े सक्रिय, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सक्रिय तो इसलिए होना पड़ता है कि भाई राजनीतिक परिवार रह गया, तो इसलिए जरूरी है। बल्कि यहाँ तक है कि राव अजीत सिंह ने तो अपनी धर्मपत्नी को सरपंच का चुनाव भी लड़ा दिया था। अच्छा। तो जो है राजनीति में कुछ भी मिल जाए वो ले लो। इनके जो अगले बेटे हैं राव यादवेंद्र सिंह, राव यादवेंद्र सिंह जब तक राव इंद्रजीत के साथ रहे वो जीते। जिस दिन राव इंद्रजीत से अलग हुए उसके बाद वो भी नहीं जीते। वो जो है कोसली विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने, उसके बाद वो कोसली से हारे भी, और इस बार तो उनको टिकट ही नहीं मिली। अच्छा। यहाँ भी जो हम तीनों परिवारों का जो जिक्र किया, उसी तरह से ये चौथा परिवार में भी वही चीज है सेम। भाई अलग हैं, पिता पुत्र अलग हैं, और यहाँ भी आपस में वही बिखराव है, और उसी का ये परिणाम है कि आज राव बीरेंद्र सिंह की जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत थी, वो जो है धीरे धीरे सीमित हो गई। हमने 4 परिवारों का जिक्र कर लिया, अब हम जिक्र करते हैं 5वें परिवार का, जो हरियाणा प्रदेश में इन 4 परिवारों से पहले जिसने राजनीति शुरू की, लेकिन उनका जो जुगाड़ है मुख्यमंत्री बनने का, वो सबसे आखिर में बन पाया। अच्छा। प्रयास बहुत बार किए, लेकिन उनका 2005 में ही सूत बैठा, उससे पहले नहीं बैठ पाया। हम बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की। चौधरी, अगर एक चीज और भी हम इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसे बंसीलाल जी का परिवार बंसीलाल जी का गांव गोलागढ़ है, चौधरी देवीलाल का परिवार चौटाला है, उससे पहले वो राजस्थान से आए थे। इसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार सांगी है, जो किलोई हल्के में अभी। तो यहाँ चौधरी मातूराम जी ने चुनाव लड़े, वो हारे। डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा ने चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा के नाम, जो चौधरी मातूराम के बेटे हैं, उनके नाम एक रिकॉर्ड तो ये है कि वो देश के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे। अच्छा। जिनका बहुत कम लोगों को पता है। और वो हरियाणा में विधायक रहे, पंजाब में विधायक रहे, वो लोकसभा के सदस्य रहे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे, वो संविधान सभा के सदस्य रहे, एक प्रिजुडियरी कमेटी बनती थी उसके वो सदस्य रहे, और जो एक संविधान सभा की एक अलग से एक विंग और थी उस समय, वो जो 3 अलग अलग विंगे थी संविधान सभा की, वो तीनों के सदस्य थे।
तो ये कहा जा सकता है कि रणबीर सिंह हुड्डा का बड़ा नाम था आजादी के दौर में भी जी, उसके बाद भी जी, और गांधी नेहरू परिवार के वो बड़े विश्वास पात्र रहे, मंत्री भी बने वो। मंत्री बनने के बाद जो है एक समय ऐसा था कि मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चल पड़ा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाए। जी, उसके बाद एक वो दौर भी आया कि वो अपने घर किलोई से भी चुनाव हार गए, जी, तो हारे भी हैं बिल्कुल। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिता रणबीर सिंह हुड्डा जब बुजुर्ग हुए तो उन्होंने, क्योंकि हर बाप अपने बेटे को आगे राजनीति में लाता है, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने अपने बेटे कैप्टन प्रताप सिंह हैं उनको चुनाव लड़ाया जी, लेकिन कैप्टन प्रताप सिंह भी चुनाव हार गए। वो चुनाव था 1972 का। अच्छा, और उस समय एक बाबा श्रेयोनाथ थे जिनका अच्छा, बड़ा नाम था, उसको अच्छा, सिरिया बाबा बोलते थे यहाँ। उस सिरिया बाबा ने उस प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया। और एक बड़ी रोचक बात ये थी कि उस चुनाव में दो ही प्रत्याशी थे, अच्छा, एक बाबा जी और एक प्रताप सिंह, अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई। उस चुनाव हारने के बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी। फिर जो है रणबीर हुड्डा ने फिर चुनाव लड़े, फिर वो हारे जीते, यूं ही चलता रहा। उसके बाद 1982 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला चुनाव लड़ा। अच्छा, पहला चुनाव लड़ा, वो हार गए किलोई से। जी, फिर उन्होंने 87 में चुनाव लड़ा, फिर वो हार गए। जी, फिर उनका 91 में सूत बैठा जी, और वो सूत बैठाया उन्हीं के जो मामा बुआ के लड़के हैं, भाई पढ़ते हैं, जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय राजीव गांधी के बड़े नजदीकी थे। सुनने में ये भी आता कि उस वक्त इनको टिकट कट गई थी। जी, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो होता है, जैसे अब उदय भान्ने बाटी, हाँ जी, जी, साइन तो उन्हीं के होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय वीरेंद्र सिंह ने इनको फिर टिकट दिलाई और टिकट दिलाने के बाद चूंकि चौधरी देवीलाल ने एक बहुत बड़ी गलती की हुई थी कि उन्होंने एमपी बनने के बाद सीकर के बजाय रोहतक से रिजाइन दिया। फिर वहां जो है मेम में जिस तरह के हालात बने और ये सारे एपिसोड हुए, उसके बाद देवीलाल के खिलाफ वहां मुंह बन गई थी। और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एमएलए के 2 लगातार चुनाव हार चुके थे, उनको सूत आएगी, वो एमपी बन गए। देवीलाल को हरा दिया, इतने बड़े नेता को प्रधानमंत्री। उसके बाद 96वां चुनाव हुआ, 96 में फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। जबकि यहाँ जो रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटे हैं ना, उन्होंने किसी ने राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया। या तो पहले शुरू में प्रताप सिंह ने लड़ा, उसके बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी। उसके बाद जो है रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटों में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे रहे, वो एडवोकेट थे। फिर उन्होंने जो है 98 का चुनाव लड़ा, 98 में वो फिर जीते। 3 बार जीतने के बाद बड़े नेता हुड्डा साहब भी बन गए, लगातार 3 बार के एमपी। उसके बाद 99 में एक ऐसा चुनाव आया कि कैप्टन इंदर सिंह है, जिनको कोई बहुत ज्यादा उनका राजनीतिक वो सिस्टम नहीं था, उनको बहुत ज्यादा लोग भी नहीं जानते थे और कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया लोकसभा में। बहुत बड़ी बात, मतलब जिस हुड्डा साहब ने देवीलाल को 3 बार हराया, उसको कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया। फिर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगला चुनाव लोकसभा के बजाय फिर विधानसभा का लड़ा, क्योंकि उसके 99 के बाद विधानसभा का चुनाव आ गया 2000 में। ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार डिसॉल्व कर दी थी। 2000 में वो किलोई से अपने जीवन में पहली बार विधायक बने। पहली बार विधायक बनने के बाद उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। कुछ समय के बाद पहले उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको जो है विधायक दल का नेता बनाया गया। उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव आ जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक रहते हुए, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, वो सिटिंग विधायक रहते हुए उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत गए, चौथी बार के सांसद हो गए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। बिल्कुल। उसके बाद जो है चौधरी भजनलाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। विधानसभा का चुनाव आ जाता है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटें जीत जाती है। 67 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि 4 बार के सांसद हो गए थे, दिल्ली में उनकी गोटियां सेट हो गई थी। दिल्ली के जो सोनिया गांधी के नजदीकी लोग थे, उनके साथ उनकी अच्छी खासी मुलाकातें होना शुरू हो गई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हुड्डा साहब तो विधायक थे ही नहीं, ना वो उस मीटिंग में बैठ सकते थे, बिल्कुल, कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो फैसला करें कौन मुख्यमंत्री होगा। वो एक लाइन हुड्डा साहब के काम आ गई। अगर विधायक तो चाहते, क्योंकि ज्यादातर को तो भजनलाल जी ने टिकट दिलाई थी, ज्यादातर को जिताया भी भजनलाल जी ने था, तो जो है भजनलाल जी बनते। बिल्कुल। उस एक लाइन में हुड्डा साहब का छूट आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो 2005 में मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने 2009 में, एक किस्सा है प्रद्युमन भाई उस वक्त का, कि जो हाईकमान था उसके लिए दोनों चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा भी बड़े विश्वास पात्र थे। वो राजीव गांधी के भी करीब थे, सोनिया के भी करीब, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सेम सीन था। तो उस वक्त कहते हैं कि सोनिया गांधी दो राह पर खड़ी थी।
उनको कभी तो लग रहा था कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को बना दूं जी, और कभी लग रहा था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दूं। जी, तो उस वक्त जो हरियाणा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे चौधरी बंसीलाल जी, जी, वो मुख्यमंत्री भी रहे और उनका बड़ा नाम था जी, और बहुत ही समझदार नेताओं में उनकी गिनती थी। जी, तो उस वक्त कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने मैडम सोनिया को एक बात कही थी, जी, अगर 5 साल सरकार चलानी है जी, तो बना दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जी, और सरकार अगर बीच में गिरानी है जी, तो बना दो वीरेंद्र सिंह डूमरखा को। जी, तो वो इशारा था उनका भजनलाल की तरफ जी, कि ये शरीफ जाट है, बिल्कुल, इसकी सरकार भजनलाल चलने नहीं देगा जी, और ये रोहतक का जाट है, 5 साल सरकार चलाए। बिल्कुल। और उन्होंने चलाई भी चलाई भी और उन्होंने। बल्कि 5 साल से पहले ही चुनाव करा दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब उनको ये लगा कि जो है अब कांग्रेस लोकसभा में फिर से सरकार बन गई थी मनमोहन सिंह की जी जी। और हरियाणा में भी एक तरफा मुंह थी, तो भाई इसका फायदा उठाया जाए। जी। उन्होंने विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले रिजोल्व करके और चुनाव कराए। 9 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2014 में वो हारे, मुख्यमंत्री मतलब कांग्रेस नहीं बनी, लेकिन वो किलोई से जीत गई। उसके बाद 2019 में वो फिर किलोई से जीते और इस बार जो है उनको विधायक दल का नेता कांग्रेस ने बना, नेता प्रतिपक्ष वो बने। 2024 में वो फिर जीते किलोई से, लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेटा जी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो विदेश में ही था, वो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हुड्डा साहब सिटिंग एमपी होते हुए मुख्यमंत्री बने जी, तो लिहाजा उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ। श्री कृष्ण हुड्डा उस समय किलोई से विधायक थे जी, और श्री कृष्ण हुड्डा ने रिजाइन दिया। जी, श्री कृष्ण हुड्डा के रिजाइन देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएलए का चुनाव लड़ा जी, और एमपी के चुनाव की उस समय ये चर्चाएं थी कि श्री कृष्ण हुड्डा को लड़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। नहीं, कौन मेमोरी नहीं छोड़ता कोई आदमी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा के बजाय अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को विदेश से बुला करके और जो है उनको चुनाव लड़ाया। दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीते, फिर वो 2009 में जीते, फिर 2014 में जब मोदी की आंधी में सब सौदा बह गया था, मतलब उत्तर भारत में वही जीते थे, कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता। ठीक है, वो केवल दीपेंद्र हुड्डा जीते, इतना बड़ा कद हो गया था उनका। फिर 2019 में वो मामूली वोटों से हार गए। हारने के बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। फिर उन्होंने राज्यसभा का एमपी होते हुए 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और लाखों वोटों से वो फिर जीते। दीपेंद्र हुड्डा भी 5 बार के सांसद बन गए। बिल्कुल। उनके पिता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी 4 बार के सांसद हैं। तो लिहाजा एक बड़ा राजनीतिक परिवार बन गया। लेकिन अब जो बाकी 4 परिवारों की हमने चर्चा की, अब इस 5वें परिवार में जब वो चर्चा करेंगे कि बाकियों में बाप अलग, बेटा अलग, भाई अलग, दोनों भाई अलग, लेकिन इनके परिवार में ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। रणबीर सिंह हुड्डा और रामजीलाल हुड्डा ने भले ही चुनाव लड़े एक साथ और अलग अलग हलकों से लड़े, लेकिन दोनों भाइयों का बड़ा अगाध प्यार था। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा ने अपने एक बेटे को राजनीति में ले आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने छोड़ दी। धक्का नहीं किया औरों की तरह, और तो छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल चिमटते रहते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी, उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो बाकी भाइयों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उनकी पत्नी का भी कोई बहुत बड़ा इंटरफेयर नहीं था। उसके बाद जब दीपेंद्र हुड्डा आए तो चूंकि भतीजे तो हैं हुड्डा साहब के भी, सोनू मोनू हुड्डा जिनके बड़े नाम विख्यात हैं, कोई राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर रहा। निश्चित रूप से ये परिवार प्रदेश का इकलौता वो परिवार है जिसका 100 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर में आज भी आपस में बिखराव नहीं हुआ है। आज भी ये इकट्ठे हैं। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, और परिवारों में जो इतनी अनबन आपसी फूट है, जग जाहिर है, इस परिवार में इस प्रकार की बातें नहीं सुनी जा रही और ना ही पब्लिक डोमेन में आज तक इनकी कोई बड़ी बात परिवार की जो मनमुटाव की हो वो पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं है। ऐसा क्यों है? जो और परिवारों में यूं भी कह सके देसी भाषा में जूत बाज रहे हैं, लेकिन यह परिवार बड़ा समूद चल रहा है, क्या कारण है? देखो, निश्चित रूप से जैसा हमने जो 500 परिवारों की तुलना की है, तो आज मेरा ये मानना है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे ना, उनकी भी राजनीतिक रूप से आंखें खुल जाएंगी। उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि हम किन लोगों के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, जहां भाई भाई का जूत बाज रहा है, पिता बेटे का बाज रहा है, और सिर्फ चौधरी के लिए। अब जो ओवरऑल ये परिवार ऐसा क्यों है और औरों में क्यों बाज रहा है, उसका कारण मैं बताता हूँ। जिस घर में गणे चौधरी हो जाओ ना, उनमें जूत बाजेगा। बाकी जो परिवार है एक एक टाइम पे 5-5 जने चुनाव लड़े हैं। ठीक है, जबकि इनके परिवार में एक ही लड़ता है। वो कारण है। अब इनके परिवार में पिछली बार एक गलती की इन्होंने कि 2 सीटों पर पिता पुत्र अलग अलग खड़े हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से खड़े हो गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से हो गए, दोनों हार गए ना, दोनों हार गए। ठीक है, नहीं तो एक खड़े हुआ करता तो हर बार जीता करता। दूसरी तरफ आप ये देखो
कि बंसीलाल के परिवार में हमने चर्चा कर ली, 6 आदमी चुनाव लड़ चुके हैं जो सक्रिय हैं, ठीक है, और भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। इसी तरह से चौधरी भजनलाल के परिवार का हमने जिक्र किया, चौधरी देवीलाल के परिवार में भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी आमने सामने चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ भी आमने सामने है मामला। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वहां भी यूं ही सिस्टम हो रहा है जी। हुड्डा साहब के परिवार में एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति करता है। मैं जो ये बात कह रहा हूं ना, एक पीढ़ी में एक आदमी, इसका मीन्स क्या है कि अब बंसीलाल के 2 बेटे थे, उनमें अगर एक करता ना राजनीति तो उनके भी झगड़ा नहीं होता। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, अगर एक राजनीति करता तो नहीं होता झगड़ा। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे थे, उनमें एक करता तो नहीं होता। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता जी। राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता जी। यहाँ कुछ एक लोग एक बात और भी कह देते हैं कि, और हो सकता कईयों दिमाग में हो, वे बाकी तो 2-2, 3-3 छोरे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के एक है, तो इसका जूत किसके गिलाबाज है भाई। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि रणबीर हुड्डा का तो एक कौन था। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। रणबीर हुड्डा के क्या भूपेंद्र हुड्डा अकेला था, सही बात है, वो भी तो। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो रणबीर हुड्डा के बेटे हैं, बेटों के बेटे, यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे सोनू मोनू हुड्डा, वो भी तो कहीं ना कहीं अंदर खाने थोड़े बहुत राजनीति में सक्रिय हैं, केवल चुनावी राजनीति में नहीं है, बिल्कुल, वरना तो लाइमलाइट में तो है ही वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी तो एक ही आदमी आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि घर में चौधरी एक पीढ़ी में एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होंगे तो झूठ बाजे, क्योंकि पद एक है, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो एक है, सब नवा चाहिए, और चाहने वाले कही सबने वही चाहिए जी। ये हमने चर्चा की कि हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े परिवार हैं, मुख्य परिवार लालों के परिवार रहे हैं, उसके बाद 2 परिवार लालों से अलग रहे हैं, उनकी भी हमने चर्चा की, और चर्चा का जो निचोड़ है वो बिल्कुल निकाल कर आपके सामने रखा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने भी है राजनीतिक परिवार हैं, इनकी जो कहानी है वो कहां बिगड़ती है, आपकी नजर में क्या कारण है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।